स्टार्ट है। अरे वो कट हो जाएगा, उतना कंप्रेस कर देते हैं ना। चलिए भैया, आज मैथ में स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्या है? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन ना, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन यानी कि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। इसको हम लोग प्रतिलोम वृत्तीय फलन के नाम से भी जानते हैं। हाँ, आज समझते हैं कि ये है क्या, इसका यूज कहाँ होता है और इसको कैसे हम लोग प्रदर्शित करते हैं। क्लियर आ रहा है? चलिए ठीक, मार्क कर दीजिए। ये सही नहीं चल रहा मेरा है। आप अच्छा, लिंक डाले लेकिन कर नहीं चलिए देखिए, आज हम लोग प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन स्टार्ट करने जा रहे हैं। त्रिकोणमितीय फलन आप लोग जानते होंगे कितने होते हैं? 6 होते हैं। मेन तो 3 ही होते हैं, बाकी सब उसके जो है इनवर्स होते हैं, व्युत्क्रम होते हैं। साइन एक्स हो गया, टेन हो गया, सॉरी साइन हो गया, कॉस हो गया, टेन हो गया, सेक हो गया, है ना, कॉसेक हो गया, कॉट हो गया। ये आपके जो है त्रिकोणमितीय फलन कहलाते हैं। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन क्या है ये समझिए। देखिए, जैसे आप लोग जानते हैं साइन थीटा बराबर मान लेते हैं एक्स। मान लीजिए, माना साइन थीटा बराबर क्या हो गया? एक्स। तो थीटा बराबर क्या होगा? 1 एक्स अपॉन कितना हो जाएगा? साइन। साइन। ये भी आप लोग जानते हैं कि कोई भी राशि यदि नीचे है ना, कोई भी राशि अगर नीचे है तो उसको ऊपर लेके जाते हैं तो उसकी घात जो होती है वो चेंज हो जाती है माइनस में। तो ये क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स। ठीक ना? यही जो साइन इनवर्स हुआ इसी को हम क्या बोलते हैं? प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। मतलब जो त्रिकोणमितीय राशि है अगर वो इनवर्स के रूप में लिखा जाए तो वो क्या कहलाएगा? प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। ओके। अब इसके अलावा आप लोगों को डेफिनेशन अगर जानना है तो किसे बोलेंगे? वह त्रिकोणमितीय फलन जो किसी कोण को उसके मूल रूप में व्यक्त करता है। जो किसी कोण को उसके मूल रूप में व्यक्त करता है उसको हम क्या बोलते हैं? त्रिकोणमितीय फलन। क्या बोलोगे? वह त्रिकोणमितीय फलन जो किसी कोण को उसके मूल रूप में व्यक्त करता है उसको हम क्या बोलते हैं? प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन या वृत्तीय क्या कहते हैं? त्रिकोणमितीय फलन बोलते हैं। ओके। तो प्रदर्शित करने का ये हो गया साइन इनवर्स, है ना। या जो है इसको इनवर्स के रूप में ना प्रदर्शित करना है तो आर्क लिख करके प्रदर्शित करते हैं, आर्क साइन एक्स। इसका भी मतलब क्या है? साइन इनवर्स एक्स। ओके। दोनों तरीके से आप प्रदर्शित करते हैं। अच्छा, आर्क क्यों प्रदर्शित करते हैं? आर्क का कहाँ यूज होता है आप लोग जानते होंगे। हमने इसको क्या कहा कि त्रिकोणमितीय फलन या वृत्तीय फलन, है ना। वृत्तीय त्रिकोणमितीय फलन या त्रिकोणमितीय फलन, चाहे जो बोलिए, है ना। क्या बोले? व्युत्क्रम प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन या वृत्तीय त्रिकोणमितीय फलन। वृत्तीय बोल रहे हैं। और अभी हमने क्या परिभाषा बोली थी? क्या परिभाषा बोली थी? कि किसी कोण को उसके मूल रूप में प्रदर्शित करने वाले त्रिकोणमितीय फलन को क्या बोलते हैं? प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन या वृत्तीय। वृत्तीय होने के नाते अब देखिएगा, आपने कोण की परिभाषा पढ़ी होगी, है ना। कोण के एक रेडियन की परिभाषा पढ़ी होगी आप लोग, कोण की मात्रक का। किसी वृत्त के केंद्र पर उसकी त्रिज्या के बराबर के चाप द्वारा, उसकी त्रिज्या के बराबर के चाप द्वारा बना कोण, उसको क्या बोलते हैं? हम एक रेडियन बोलते हैं, ना। ये चाप को क्या बोलते हैं? आर्क बोलते हैं, है ना। और अभी हमने क्या बोला? वृत्तीय त्रिकोणमितीय फलन ना, या क्या बोलते हैं? प्रतिलोम। वृत्तीय त्रिकोणमितीय फलन होने के कारण हम प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन को, है ना, चाहे आप बोलिए क्या? प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, या आप क्या बोलिए? वृत्तीय त्रिकोणमितीय फलन। दोनों बात एक ही है। प्रतिलोम है तो ये इनवर्स के रूप में, अगर वृत्तीय आप बोल रहे हैं तो वृत्त से संबंधित क्या होता है? आर्क, चाप जिसे कहते हैं। तो आप उसको वहां पे क्या प्रदर्शित करेंगे? आर्क साइन एक्स। समझे ना? तो अगर कहीं आर्क साइन एक्स लिखा है तो उसका मतलब क्या पढ़ेंगे आप? साइन इनवर्स एक्स। क्लियर हो गया ना? एक चीज इतना तो समझ में आ गई। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन किसे कहेंगे? वह त्रिकोणमितीय फलन जब किसी कोण को उसके मूल रूप में प्रदर्शित करता हो। ओके। अब फलन की बात कर रहे हैं, फंक्शन, है ना। फंक्शन किसे कहते हैं? वह बीजीय व्यंजक
वह बीजीय व्यंजक, त्रिकोण प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन समझ में आया? फलन किसे कहते हैं ये समझ लीजिए। वह बीजीय व्यंजक जिसमें एक ही प्रकार की चर राशि की बात हुई हो, है ना, समझ रहे ना, तथा यक्ष के प्रत्येक मान के लिए उस बीजीय व्यंजक का एक अस्तित्व होता हो। अस्तित्व का मतलब इसका मान इनफाइनाइट के बराबर ना हो। जब भी कहीं बोला जाए सेंटेंस में कि इस मान के लिए फलन का अस्तित्व है, तो इसका मतलब उस फलन का मान इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए। बात समझ में आ रही ना? क्यों जी? तो यहां पे क्या बोल रहे हैं? एक ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें एक ही प्रकार की चर राशि हो तथा उस चर राशि के मान के लिए उस फलन का अस्तित्व हो। अस्तित्व हो अर्थात उसका मान कभी भी इनफाइनाइट ना हो, तो वह जो है क्या कहलाएगा? फलन कहलाएगा। किसका? उस चर राशि का। तो यहाँ पे क्या है? कौन सी चर राशि प्रयोग की है? एक्स। तो ये फलन कहलाएगा एफ एक्स, फंक्शन ऑफ एक्स। ऐसे हमने मान लीजिए लिखा हुआ है वाई क्यूब प्लस 1, है ना, तो ये आपका कौन सा फंक्शन कहलाएगा? फंक्शन ऑफ वाई, है ना। बात समझ में आ रही है? किसे कहेंगे फंक्शन? हमारे साथ दोहराइए, फंक्शन किसे कहेंगे? कोई पूछेगा तो उसको आप क्या बताओगे? फंक्शन किसे कहेंगे? वह बीजीय व्यंजक जिसमें एक ही प्रकार की चर राशि हुई हो तथा वह व्यंजक उस चर राशि के मान के लिए उसके मान रखने पर उस व्यंजक का क्या हो? अस्तित्व हो। अस्तित्व हो का मतलब उसका मान कभी भी इनफाइनाइट ना है। ओके, तो उसे हम क्या बोलेंगे? फंक्शन बोलेंगे। फंक्शन की दो चीजें होती हैं, एक होता है प्रांत और दूसरा क्या होता है? परिसर। डोमेन होता है और नहीं रेंज होता है ना। डोमेन होता है और क्या होता है? रेंज होता है। अब ये दोनों क्या है? चलिए देखिए, इसको देखते हैं, बताते हैं, तब आप लोग समझ पाएंगे। समझ रहे हैं ना? जैसे एफ एक्स बराबर दिया गया हो आपका, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1 सपोज, तो यहाँ एक्स की वैल्यू जो हम रखते जाएंगे, एक्स इक्वल 1 2 3 4 5 जो भी रखते जाएंगे, वो आपका क्या होगा? प्रांत होगा। मतलब एक्स की जहाँ पे जो वैल्यू रखेंगे वो क्या होगा? प्रांत। और एक्स का वो मान रखने पर जो मान प्राप्त होगा, है ना, उसे हम क्या बोलेंगे? परिसर, है ना, या रेंज। तो एक अगर रखते हैं तो एक रखने पर कितना आएगा? f1 की वैल्यू कितना आएगी? 2। तो 1 पर उसका रेंज कितना आ रहा है? 2। 1 उसका क्या हो गया? प्रांत हो गया, और 2 क्या हो गया? उसका रेंज हो गया, है ना, परिसर हो गया। समझ में आया ना? फिर उसके बाद अगर 2 रखते हैं f2 तो कितना आएगा? 2 स्क्वायर प्लस 1 यानी कि 5। यहाँ 2 उसका हो गया डोमेन और 5 क्या हो गया? रेंज। बात समझ में आई ना? अब चलिए हम त्रिकोणमितीय फलन की बात करते हैं। त्रिकोणमितीय फलन की बात करते हैं, उसका भी रेंज हम लोग देखते हैं और परिसर के विषय में। फलन तो है ये त्रिकोणमितीय फलन, बोला जाता है त्रिकोणमितीय फलन, है ना, क्योंकि उसके साथ हमेशा एक ही प्रकार की चर राशि का प्रयोग होगा, है ना। एक त्रिकोणमितीय फलन के साथ आप कई प्रकार की चर राशि का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। समझ में आया ना? जैसे ये साइन एक्स हो गया, कॉस एक्स हो गया, टैन एक्स हो गया, है ना, और उसके बाद क्या है आपका? कॉट एक्स है, सेक एक्स है ना, कॉसेक एक्स है। ओके, कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, बस समझने की जरूरत है। लोग आपको बोलेंगे कि त्रिकोणमितीय फलन कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो उसके प्रांत और परिसर को याद कर लीजिए। नहीं, हमें प्रांत और परिसर नहीं याद करने हैं, हमको सिर्फ समझने हैं। प्रांत तो समझ में आया ना किसे कहेंगे? जो एक्स की वैल्यू रखी जाएगी, जो यहाँ पे एक्स की वैल्यू रखी जाएगी, लेकिन एक्स की कौन सी वैल्यू रखनी है? एक ऐसी वैल्यू जिससे इसका मान अनंत ना हो, इनफाइनाइट ना हो। तो जो एक्स की वैल्यू रखेंगे वो क्या आएगा आपका? क्या कहलाएगा आपका? हाँ, परिसर, सॉरी प्रांत। और जो वैल्यू प्राप्त होगी वो क्या कहलाएगा आपका? परिसर कहलाएगा। ओके, अब ये देखो साइन एक्स, कॉस एक्स, टैन एक्स, कॉट एक्स, सेक एक्स, ये कॉसेक एक्स, ये आपकी 6 त्रिकोणमितीय फलन है। इनके प्रांत और परिसर के विषय में हमको जानना है ना। तो चलिए देखते हैं कि प्रांत और परिसर कैसे निकालेंगे। आप लोगों को कुछ याद करने की जरूरत है नहीं। कोण वाली सारणी सबको याद है? क्यों जी? 0 अंश, 30 अंश, 40 और 45 अंश, ये वाले 60 अंश वाले। 0, 30, 45, 60 और सबके मान मालूम है ना। साइन का क्या होगा? 0 की वैल्यू क्या होगी? 0, है ना। और साइन 30 अंश की वैल्यू कितनी?
इसकी वैल्यू कितनी होगी, अपन अंडर रूट इसकी वैल्यू कितनी होगी, अंडर रूट 3/2 और इसकी वैल्यू कितनी होगी 1। ये सबको मालूम होगा, हाँ। 12th में पढ़ रहे हैं तो इतना तो आ ही रहा होगा। कॉस में 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, और फिर उसके बाद अंडर रूट 3/2 अंडर रूट 3/2, 2 इसकी वैल्यू 1/√2 1/, इसकी वैल्यू 1/2 1 बटा, इसका वैल्यू इसकी वैल्यू कितनी होगी 0, है ना। फिर उसके बाद 10, इसकी वैल्यू कितनी आएगी 0, इसकी वैल्यू कितनी आएगी 1/√3, हाँ और फिर इसकी वैल्यू कितनी आएगी 1, और इसकी वैल्यू कितनी आएगी, √3 इसकी वैल्यू कितनी आएगी। हाँ ओके, यस क्लियर हो गया। इसी बटा चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग। फिर उसके बाद क्या है, कॉट में इनफाइनाइट, हाँ है ना। फिर उसके बाद √3 1/√3, इसका कितना हो जाएगा 0 tan का, सॉरी sec का, बताइएगा 1/2 sec का क्या हो गया 1 होगा, हाँ 2/√3 होगा, 1/√2 होगा, 2 होगा इनफाइनाइट। क्लियर हुआ। यस फिर उसके बाद हम अगर बात करें कॉसेक की, 0 कॉसेक की बात अगर हम लोग करते हैं तो क्या आएगा 0 नहीं, इनफाइनाइट होगा, 2 होगा, √2, 2/√3 1। ये आप लोग सारणी पढ़े हुए हैं, बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं। यस जब से त्रिकोणमिति पढ़ना शुरू किए होंगे तब से ये जो है सारणी आपको पढ़ाई जा रही होगी और उसको याद करना है ना। अब हमें प्रत्येक फलन के प्रांत और परिसर निकालने हैं। अब एक चीज हम आपको फिर से बताते हैं, साइन x मान लीजिए पहला फलन है, ओके। यहाँ पे x क्या होगा आपका, ये होगा ये प्रांत होगा, है ना। भाई x की वैल्यू जो रखेंगे वो क्या कहलाएंगे आपके, जो मान आएगा वो परिसर कहलाएगा नहीं जो x की वैल्यू रखेंगे वो क्या प्रांत। प्रांत। इसके बाद जो वैल्यू प्राप्त होंगे वो क्या कहलाएंगे परिसर रेंज। क्लियर हुआ। यस ये 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश, 90 अंश, ये क्या है आपके ये हमारे प्रांत प्रांत हैं, क्योंकि इनकी वैल्यू को क्या करते हैं रखते हैं। और ये जो वैल्यू 0, 1/2, 1/√2, √3/2, ये सब हमारे परिसर है परिसर है। क्यों, क्योंकि इनकी वैल्यू प्राप्त हुई इनकी वैल्यू क्या होती है प्राप्त होती है ना। चलिए अब हम प्रांत की बात करते हैं, x की हर वो वैल्यू रखी जाए जिससे इसका मान इनफाइनाइट ना हो। तो x की चाहे जो वैल्यू रख दीजिए इसका मान कभी इनफाइनाइट नहीं होगा। और चाहे जो वैल्यू कौन सा हो गया r मतलब क्या हो गया रियल नंबर। चाहे जो रियल नंबर आप x के यहाँ पे रखेंगे साइन की वैल्यू कहीं इनफाइनाइट नहीं होगी। कहीं दिख रही है इनफाइनाइट। तो इसका अगर हम प्रांत बात करें, प्रांत क्या होगा आपका r, साइन का प्रांत क्या होगा r। समझ में आया कैसे, कैसे कि यहाँ पे x के यहाँ पे देख रहे हैं चाहे जो वैल्यू रख रहे हैं कभी इनफाइनाइट नहीं होगा। और परिसर का मतलब कहाँ से कहाँ तक इसका मान प्राप्त हो सकता है। परिसर का मतलब मिनिमम कितना प्राप्त होगा और अधिकतम कितना। तो अधिकतम कितना है और मिनिमम कितना होगा 9, -1 भी हो सकता है। हाँ है ना। कैसे 270 अंश का मान कितना होगा साइन 270 अंश का मान, साइन 90 अंश का मान होता है कितना 1 और साइन 270 अंश का मान कितना होगा -1, है ना। तो इसकी न्यूनतम वैल्यू कितनी आएगी -1 और अधिकतम वैल्यू कितनी आएगी 1। -1 से छोटा नहीं मिल सकता इसकी वैल्यू, है ना। और +1 से इसकी वैल्यू अधिकतम नहीं मिल सकती है ना। तो यहाँ पे देखिए ध्यान से, प्रांत तो समझ में आ गया। परिसर लिखना है, परिसर में 0 अंश पे कितना आ रहा है, 0 पे कितना आ रहा है 0 आ रहा है ना। फिर उसके बाद जो है क्या कहते हैं 30 अंश पे 1/2 आ रहा है। और उसके बाद आप देख रहे होंगे 45 पे 1/√2, 60 से √3/2 और 90 पे 1। ये सारे वैल्यू 1 से क्या है छोटे छोटे है ना, मतलब 0 से 1 तक आएंगे। ओके, ऐसे अगर हम एंगल बढ़ाते जाएंगे तो 0 से 1 तक आएंगे इसकी वैल्यू। ठीक, आपने चतुर्थांश पढ़ा होगा उसमें। पहले में ऑल पॉजिटिव होता है, मतलब 0 से लेकर के 1 तक वैल्यू आएगी इसमें, है ना। समझ में आया। दूसरे में साइन पॉजिटिव होता है, यानी इसमें भी वैल्यू कितनी आएगी 0 से 1 तक। तीसरे में कौन पॉजिटिव होता है, साइन क्या होता है निगेटिव होता
यानी इसमें 0 से लेकर के 1 तक जितनी भी वैल्यू होंगी क्या होंगी, निगेटिव होंगी। तो मिनिमम वैल्यू वही देखो, नहीं समझ में आ रहा होगा फिर से समझिएगा। इसमें 0 आएगा, 1/2 आएगा, 1/√2 आएगा, √3/2 आएगा, 1 आएगा, और इसमें भी वही वैल्यू आएगी सेम, है ना। कहाँ गए, ठीक। और इसमें कौन सी वैल्यू आएगी, इसमें देखो, इसमें कौन सी वैल्यू आएगी, 0 तो वही रहेगा। 1/2 क्या आएगा, -1/2, -1/√2, -√3/2 और -1, ये इतनी वैल्यू आएगी। तीसरे में साइन क्या होता है, जाहिर सी बात है ना, निगेटिव होती, इतना तो पढ़े होंगे। चौथे में भी सारे माइनस आएंगे, मतलब इनकी वैल्यू माइनस से प्लस के बीच में ही रहती है, और कोई वैल्यू नहीं आ रही ना। तो प्लस में अधिकतम कौन है ना। अब हम बात अगर करें तो ऐसे दी गई है, समझ लो, सबसे कम कितना है, फिर उसके बाद -√3/2, फिर उसके बाद 1/-1/√2 हो गया, ये रख लीजिए, है ना, जो भी है। फिर उसके बाद -1/2 हो गया, फिर 0 हो गया, फिर उसके बाद 1/2, 1/√2 और √3/2 और फिर 1। ये इतनी वैल्यू प्राप्त हो रही है। सबसे कम कितना, -1, और सबसे अधिक कितना, +1। तो ये सारी जो वैल्यू प्राप्त हो रही है इन्हें क्या कहते हैं हम, रेंज। अब रेंज को प्रदर्शित करने के लिए इतनी वैल्यू नहीं प्रदर्शित करनी है, सिर्फ इतना आप लिख सकते हैं -1 से, है ना, -1 से इसकी वैल्यू मान लेते हैं अगर x है तो -1 से लेकर के कहाँ तक, +1 तक, कहो भैया, ना, +1 तक। ये सिंबल समझते हैं ना सारे लोग, इसका मतलब जानते हैं। जैसे अभी देखो फिर से ये सिंबल समझिए तब समझ जाएंगे आप। अगर हम बोले -1 से बड़ा है x, तो मतलब इसका मतलब क्या हो गया, -1 क्या उसमें लेना है वैल्यू में, -1 से बड़ा है, तो इसका मतलब यहाँ पे x के जो भी मान आएंगे उसमें -1 नहीं होगा। लेकिन अगर हम -1 से ऐसे लिख लिए तो इसका मतलब वैल्यू जो लेनी है उसमें -1 होगा, और इसके बाद -1 से बड़े वैल्यू हमको रखने हैं। बात समझ में आ गई, क्यों जी, कोई दिक्कत तो नहीं हुई। फिर उसके बाद अगर हम बात करें ऐसे जो है, जो भी जैसे x <3, तो इसका मतलब ये हुआ कि x के वह सभी मान होंगे जो 3 से छोटे होंगे, लेकिन 3 उसमें कतई नहीं आएगा। लेकिन अगर हम x ऐसे लिख दिए तो इसका मतलब आएगा 3 लेकर। अब इनको जो है किस रूप में प्रदर्शित करते हैं, 2 रूपों में, एक समवृत्त और एक खुला, है ना, खुला रूप। इनको अगर हमें व्यक्त करना हो तो फलन को व्यक्त करने के लिए, फलन के परिसर को व्यक्त करने के लिए या प्रांत को व्यक्त करने के लिए 2 रूपों में व्यक्त किया जाता है, समवृत्त और खुला। समवृत्त कौन सा होता है, जिसमें उस वैल्यू को लिया जाए उसे हम समवृत्त कहते हैं, समवृत्त फलन या समवृत्त निकाय। और जिसमें उस वैल्यू को नहीं लिया जाता है वो आपका खुला हो गया, है ना, बंद और खुला समझ लीजिए, क्लोज एंड ओपन, समझेंगे नहीं, क्लोज वैल्यू एंड ओपन वैल्यू। क्लोज वैल्यू क्या होगी, जिसमें उस वैल्यू को लिया जाए, है ना, और उसके बाद ओपन वैल्यू कौन होगी, जो उसमें उस वैल्यू को ना लिया जाए। अब इनको प्रदर्शित करने के लिए समवृत्त और खुला, मतलब क्लोज और ओपन व्यक्त करने के लिए ब्रैकेट का यूज करते हैं, और ब्रैकेट 2 प्रकार का यूज करते हैं, एक बड़ा ब्रैकेट और एक छोटा, बस बड़ा और छोटा, करली नहीं। करली ब्रैकेट का यूज हम सेट में प्रयोग करते हैं, ये हम बता चुके पहले, समझे ना। बड़ा ब्रैकेट, ये बड़ा ब्रैकेट का प्रयोग हम जो है ओपन नहीं क्लोज वैल्यू के लिए करते हैं। किसके लिए, क्लोज, और ये जो होगा वो क्या होगा, ओपन, खुले वैल्यू के लिए करेंगे, है ना। क्लोज के लिए बड़ा ब्रैकेट और ओपन के लिए, है ना। अगर कहीं ये सिंबल लगा हुआ है तो इसके लिए कौन सा ब्रैकेट यूज करें, अगर कहीं ये सिंबल लगा है तो इसके लिए, क्लियर हुआ। चलो अब इसको जैसे प्रदर्शित करना हुआ, अब यहाँ पे देखिए हमारा जो साइन की वैल्यू आ रही है -1 से लेकर के +1 तक, तो ये कौन सा वैल्यू है, क्लोज ना। तो इसको प्रदर्शित करना होगा तो इसका परिसर क्या होगा, बड़े ब्रैकेट का यूज करेंगे, -1, बस। अब वो बड़ा ब्रैकेट छोटा है, वो मतलब बड़ा का चिन्ह और छोटे के चिन्ह लगाने की जरूरत नहीं है। और फिर इसको चलिए थोड़ा और क्लियर समझ लीजिए, तब आगे हम लोग पढ़ते हैं, है ना। क्या है, जैसे
अभी ये दिया गया हो 2 से बड़ा है x 5, इसके लिए क्या करेंगे हम? यहाँ 2 से बड़ा दिया गया, यहाँ पे कौन सा ब्रैकेट यूज करेंगे? छोटा 2। फिर उसके बाद 5 तक है, यहाँ पे कौन सा ब्रैकेट यूज करेंगे? बड़ा ना, ये ब्रैकेट यूज करेंगे। तो ये आप लोग पहली बार देख रहे होंगे कि छोटे ब्रैकेट शुरुआत होती है और बंद किससे हो रहा है? अधिकतर जब हम लोग लिखते हैं तो छोटे के बाद छोटा ही लिखते हैं ना, लेकिन ये भैया मैथ है, कुछ भी पॉसिबल है, समझे ना, समझने की जरूरत है। तो अब अगर हमें वैल्यू को ब्रैकेट में प्रदर्शित करना हुआ तो कर ले जाएंगे, किसको किसको? रेंज और परिसर को। अगर हमें इस तरीके से ब्रैकेट में प्रदर्शित करना हुआ तो कर ले जाएंगे ना। हमें सिर्फ पता होना चाहिए क्या? हमें सिर्फ पता क्या होना चाहिए कि कितना कितना वैल्यू है, और छोटा ब्रैकेट लग रहा है कि वो सॉरी उसकी वैल्यू छोटी है या बड़ी है, इस पे अगर पता होगा तो हम उसको प्रदर्शित कर ले जाएंगे। ये सिंबल याद हुआ? छोटे के लिए छोटा ब्रैकेट, और जो अगर बड़ा बराबर लगा होगा उसके लिए बड़ा ब्रैकेट। क्लियर हो गया? तो साइन का प्रांत कितना होगा? आर। प्रांत किसे कहते हैं? जो वैल्यू रखी जाती है और जो वैल्यू रखने पर उसका मान अनंत ना हो। तो साइन के किसी भी वैल्यू में अनंत नहीं हो, तो इसलिए सभी नंबर, आर मतलब क्या हो गया? रियल नंबर। रियल नंबर मतलब सभी संख्याएं। सभी संख्याओं को क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्या। केवल किसको छोड़कर? इमेजिनरी नंबर को छोड़कर, यानी काल्पनिक संख्या को छोड़ करके, जिसको हम -1 से डिनोट करते हैं, √-1 से डिनोट करते हैं। ये बराबर आई इमेजिनरी नंबर हो गया, है ना, इससे डिनोट करते हैं। तो इनको छोड़कर जितने भी नंबर हैं वो सभी के सभी क्या होते हैं? रियल। तो हमें √-1 नहीं रखना है, तो इसलिए वो कहा है कि केवल किसको रखना है? रियल नंबर। रियल नंबर मतलब क्या हो गया कि इमेजिनरी नंबर को छोड़कर बाकी सारे नंबर्स क्या होंगे? रियल। क्लियर हो गया? वो सभी के सभी प्रांत होंगे, मतलब कि रियल नंबर रखने पर साइन का मान कभी भी इनफाइनाइट नहीं होगा, और वो वैल्यू किनके बीच में आएगी? -1 से 1 तक के बीच में ही आएगी। मतलब मिनिमम वैल्यू कितनी होगी और मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी? देखो वैल्यू बहुत सारी हो सकती हैं, लेकिन हमें किनके बीच में रखनी है यही याद करना है। परिसर का मतलब क्या हो गया? जो वैल्यू प्राप्त होती है वो लिखना है ना। तो सारी वैल्यू लिखेंगे तो ये पूरा भर जाएगा। तो बेहतर ये है कि हम जान लें कि सबसे कम कितना हो सकता है और सबसे अधिक कितना हो सकता है। ये क्लियर हो गया साइन का? अब चलिए बताइए कॉस के लिए। कॉस दिख रहा है ना? कॉस के लिए किसी भी एंगल के लिए क्या इनफाइनाइट वैल्यू आई है? तो बिल्कुल साइन के तरीके इसका भी प्रांत क्या हो जाएगा? आर। और इसकी भी मिनिमम वैल्यू जो होगी वो क्या होगी? -1। मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी? 1। आप लोग जानते हैं cos 80 की वैल्यू कितनी होती है? cos 180 की वैल्यू कितनी होती है? माइनस। और cos 0 की वैल्यू कितनी होती है? 1। cos 0 की वैल्यू कितनी होती है? 1। और cos 180 की वैल्यू कितनी होती है? तो इसका मैक्सिमम वैल्यू 1, मिनिमम माइनस। तो साइन और cos का दोनों याद हो गया? ये समझ में आया ना? प्रांत। प्रांत का मतलब क्या हुआ? वैल्यू जो रखी जाती है। हमने कहा इसका प्रांत आर है, तो मतलब क्या हो गया कि रियल नंबर में कुछ भी रखिए, रियल नंबर में कुछ भी रख दीजिए, बशर्ते सॉरी किस रियल नंबर क्या बोलते हैं? रियल नंबर किसे कहते हैं? इमेजिनरी नंबर को छोड़ दीजिए तो रियल नंबर हो गया, है ना। और फिर उसके बाद परिसर, कोई भी वैल्यू रखिए, इनकी जो वैल्यू प्राप्त होगी वो हमेशा किन के बीच में होगी? -1 से 1 के बीच में। ओके, चलिए आगे देखा जाए। फिर उसके बाद देखिएगा, आगे देखें हम लोग tan के लिए बात करते हैं हम लोग, tan के लिए, है ना। tan की बात करते हैं, यहाँ पे तो इनफाइनाइट हो गया, है ना, इनफाइनाइट हो गया। इनफाइनाइट कितने पे आ रहा है? 90 पे आ रहा है। 90 अंश पे कितना आ रहा है? यानी कि 90 अंश का जो गुणक होगा, है ना, 90 अंश का जो गुणक होगा उस पे ये इनफाइनाइट हो सकता है। तो 90 अंश के गुणक पे चलो हम चेक करते हैं। 90 अंश हो गया, 90 का अगला गुणक कितना होगा? 180 का अगला गुणक कितना होगा? 270 के बाद 300। अरे 90 एकन्नम 90, 90 दुनिया 100, 90 3 ऐसे करके बात समझ रहे हैं ना। 90 पे ये इनफाइनाइट आया है, 180 पे कितना आएगा? tan 180 की वैल्यू अगर निकालनी है हमें, तो tan 180 माइनस क्या लिखेंगे? 0 ना।
tan 180 को tan 180 माइनस 0 लिख लेंगे। ये बराबर क्या हो जाएगा, माइनस tan 0, और tan 0 की वैल्यू कितनी होगी, तो ये तो इनफाइनाइट है नहीं ना, 90 पे इनफाइनाइट आ रहा है और 180 पे नहीं आ रहा है, 180 पे नहीं आ रहा है ना। 270 पे देखें हम लोग, 270 का मतलब क्या हो गया, tan 180 प्लस कितना 90, tan 180 प्लस 90 ये तीसरे चतुर्थांश में है, तीसरे चतुर्थांश में कितना आएगा, प्लस का होता है ना tan प्लस में हो गया tan 90, और 90 की वैल्यू कितनी होगी, 270 पे है। बोलो 360 की बात करें, tan 360 माइनस 0 माइनस tan 0, और tan 0 की वैल्यू कितनी होगी, यानी कि इस पे इनफाइनाइट नहीं आ रहा है ना। तो कहने का मतलब 90 के एक गुणक पे प्राप्त हो रहा है, फिर 3 पे, फिर ऐसे 4 पे नहीं आया तो किस पे आएगा, फिर किस पे आएगा, फिर किस पे आएगा, ऐसे आता जाएगा। मतलब विषम 90 का विषम जो गुणक होगा उस पे क्या होगा, बाकी और किसी पे। तो हम मान लिए यहाँ पे प्रांत इसका क्या है, यहाँ x की जो वैल्यू है प्रांत में वो r है, लेकिन r माइनस क्या होना चाहिए 2r। जैसे कह रहे हो कि 90 पे ये हो जाएगा ना, 90 अंश पे इनफाइनाइट, r में से 90 अंश को घटा दे तो बाकी वैल्यू के लिए तो इनफाइनाइट नहीं होगा ना, 90 पे होगा। और फिर किस पे हो रहा है, 270 पे, 9 3 27, 9 5 45, 450 पे होगा, फिर 9 7 63, मतलब कि 630 पे, इसी क्रम में आता चला जाएगा। क्यों भाई, इसी क्रम में आता चला जाएगा ना। अगर इन्हीं एंगल्स को हम अपने रियल नंबर में से घटा दें तो जितनी वैल्यू आएगी सब पे उसका मान इनफाइनाइट नहीं होगा। प्रांत किसे कहते हैं, वो वैल्यू जिसपे